नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे शानदार अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने लगभग 300 वर्षों तक इस भूमि की नियति को आकार दिया। मुगल साम्राज्य। जी हाँ। हमारे पास मुगल साम्राज्य का उदय और पतन से जुड़े कुछ अहम स्रोत हैं जो हमें बाबर की भारत विजय से लेकर 1857 में इसके अंत तक की पूरी कहानी बताते हैं। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम सिर्फ ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि कौन कब राजा बना। बिल्कुल। हम ये देखेंगे कि ये साम्राज्य सिर्फ एक राजनीतिक शक्ति ही नहीं बल्कि भारतीय और फारसी संस्कृति के संगम का प्रतीक कैसे बना। उन शासकों, उनकी नीतियों और उनकी विरासत को जानेंगे जो आज भी ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतों में जिंदा हैं। और ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। ये उस व्यवस्था की कहानी है जिसने भारत को एक नई प्रशासनिक, आर्थिक और आप कह सकती हैं सांस्कृतिक पहचान दी। हम देखेंगे कि कैसे मध्य एशिया से आए शासकों ने यहाँ एक स्थायी शासन स्थापित किया और भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मध्य एशिया से ये मुगल, ये थे कौन आखिर? देखिए, हमारे स्रोत बताते हैं कि वे दो बड़े योद्धा वंशों का मिश्रण थे। पिता की तरफ से तैमूर और माँ की तरफ से चंगेज खान। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो शब्द है ना, मुगल, ये असल में मंगोल का ही फारसी रूप है। तो ये कोई स्थानीय शक्ति नहीं थे, लेकिन सवाल ये है कि वो भारत आए ही क्यों? सही सवाल है। देखिए, 15वीं सदी के आखिर तक दिल्ली सल्तनत, जो उस वक्त उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत थी, वो आंतरिक लड़ाइयों और कमजोर शासकों की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी, बिखर रही थी एक तरह से। बिल्कुल। भारत राजनीतिक रूप से बटा हुआ था लेकिन आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था, सोने की चिड़िया। बाबर ने बस इसी स्थिति का फायदा उठाया। वली से कहानी में आते हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुगल साम्राज्य के संस्थापक। साल है 1526 और मैदान है पानीपत का पहला युद्ध। हाँ, बाबर का सामना हुआ इब्राहिम लोदी से और यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प हुआ। बाबर की सेना सुना है लोदी की सेना से बहुत छोटी थी। बहुत छोटी, शायद 10 गुना कम। लेकिन बाबर के पास एक ऐसी चीज थी जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। वो थी तोपें और आधुनिक युद्ध तकनीक। तोपखाना। ये भारतीय सेनाओं के लिए बिल्कुल नया था, है ना? बिल्कुल नया और डरावना। अब सोचिए, लोधी की सेना हाथियों पर निर्भर थी। तोपों की आवाज और गोलों से ही उनमें भगदड़ मच गई। और सिर्फ तोपें ही नहीं, बाबर ने एक खास युद्ध नीति का इस्तेमाल किया, तुलुगमा। तुलुगमा, ये क्या थी? तुलुगमा में सेना को कई हिस्सों में बांटा जाता था। कुछ सैनिक सामने से हमला करते थे, जबकि घुड़सवारों की 2 टुकड़ियां तेजी से घूमकर दुश्मन को पीछे से घेर लेती थी। मतलब दुश्मन पूरी तरह से फंस जाता था। जी। आगे तोपें और पीछे से घुड़सवार। लोदी की सेना के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। ये एक निर्णायक मोड़ था। लोदी के हार के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। बाबर ने सिर्फ 4 साल ही शासन किया, लेकिन एक मजबूत आधार तैयार कर दिया। वो एक योद्धा होने के साथ साथ एक अच्छा लेखक भी था। हाँ, उसकी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी या बाबरनामा, हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका सफर आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं था। उसे अफगान शासक शेरशाह सूरी से कड़ी चुनौती मिली। शेरशाह एक कमाल का रणनीतिकार था। और 1540 में कन्नौज के युद्ध में हार के बाद तो हुमायूं को भारत छोड़कर ही भागना पड़ा। हाँ, वो फारस में जाकर शरण लेता है, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि शेरशाह सूरी ने अपने छोटे से शासनकाल में कुछ बेहतरीन प्रशासनिक सुधार किए। जैसे कि उसने भूमि राजस्व की एक अच्छी प्रणाली बनाई, ग्रैंड ट्रंक रोड जैसी सड़कें बनवाई। उसके कई सुधारों का प्रभाव बाद में मुगलों, खासकर अकबर पर भी पड़ा। तो हुमायूं वापस कैसे आया? वो 1555 में फारसी मदद से दिल्ली वापस तो आया, लेकिन किस्मत देखिए, 1 साल बाद ही अपनी ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। एक बादशाह जिसकी पूरी जिंदगी भागदौड़ में गुजरी, उसकी मौत सीढ़ियों से गिर के। वाकई अजीब है। और यहीं से कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। हुमायूं की मौत के बाद उसका 13 साल का बेटा अकबर गद्दी पर बैठता है। सिर्फ 13 साल का, और शुरुआत चुनौतियों से भरी थी। दिल्ली पर हेमू का कब्जा हो चुका था। तो फिर से पानीपत का मैदान, 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध जिसमें अकबर ने हेमू को हराया। जी, लेकिन अकबर की महानता सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं थी। उसकी महानता थी उस व्यवस्था में जो उसने बनाई। उसने मनसबदारी व्यवस्था लागू की। ये मनसबदारी, ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है।
आसान भाषा में ये क्या था? इसे आप एक तरह का मिलिट्री और सिविल रैंक सिस्टम समझ सकते हैं। हर बड़े अधिकारी को एक मनसब या रैंक दिया जाता था। अच्छा। इस रैंक के दो हिस्से थे, जात और सवार। जात से अधिकारी का पद और उसकी तनख्वाह तय होती थी, और सवार से ये पता चलता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। मतलब हर चीज व्यवस्थित थी। बिल्कुल, और ये पद वंशानुगत नहीं थे। इससे बादशाह का कंट्रोल बना रहता था और कोई भी सरदार बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाता था। और अकबर की धार्मिक नीति भी बहुत अनोखी थी। उसने जजिया कर समाप्त किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था, है ना? बहुत बड़ा। जजिया एक तरह का टैक्स था जो गैर मुस्लिमों पर लगता था। उसे हटाकर अकबर ने ये संदेश दिया कि उसकी नजर में सारी प्रजा बराबर है। और उसने इबादत खाना भी बनवाया था जहां वो सभी धर्मों के लोगों से चर्चा करता था। हाँ, और इसी चर्चा से दीन इलाही का विचार निकला। तो क्या वो एक नया धर्म मना रहा था? ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि दीन इलाही कोई नया धर्म स्थापित करने का प्रयास नहीं था। ये मतलब एक तरह की आचार संहिता थी जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के बीच सद्भाव स्थापित करना था। ये अकबर की दूरदर्शी सोच को दिखाता है। अकबर के बाद आया जहांगीर, जो अपनी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध हुआ। हाँ, कहा जाता है कि कोई भी आम इंसान उस जंजीर को खींचकर सीधे बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता था। और उसके समय में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची। जी, जहांगीर का असली योगदान कला के क्षेत्र में ही था। फिर जहांगीर के बाद आया शाहजहां। शाहजहां का नाम आती एक ही चीज जहन में आती है, ताजमहल। बिल्कुल, शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। लाल किला, जामा मस्जिद और बेशक ताजमहल, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं। ये मुगल शक्ति और समृद्धि का प्रतीक हैं। सही कहा, ताजमहल को तो मुगल वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। प्रेम और स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण। तो स्वर्ण युग के बाद आता है औरंगजेब का दौर। उसके समय में साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा, लेकिन यहां एक विरोधाभास भी था। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। साम्राज्य का विस्तार तो हुआ, लेकिन औरंगजेब की कठोर नीतियों और लगातार चले युद्धों ने साम्राज्य को अंदर से कमजोर करना शुरू कर दिया। ये कैसे? मतलब साम्राज्य बड़ा हो रहा था तो उसे तो और मजबूत होना चाहिए था। देखिए, औरंगजेब ने अपने शासन के लगभग 27 साल दक्षिण भारत की लड़ाइयों में बिता दिए। इन लड़ाइयों ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया। अच्छा। दूसरा, उसकी धार्मिक नीतियां अकबर से बिल्कुल अलग थीं। उसने जजिया कर फिर से लगा दिया, जिससे राजपूतों, जाटों और सिखों जैसे समुदायों में विद्रोह भड़क उठा। और मराठों की चुनौती तो थी। हाँ, शिवाजी के नेतृत्व में मराठे एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके थे। औरंगजेब उन्हें पूरी तरह से कभी दबा नहीं पाया। तो उसकी मृत्यु के बाद, मतलब 1707 के बाद, ये साम्राज्य इतनी तेजी से कैसे बिखर गया? वजहें कई थीं। एक तो उसके बाद के बादशाह, जिन्हें लेटर मुगल्स कहते हैं, वो बहुत कमजोर थे। वो दरबारी साजिशों में ही उलझे रहते थे। और आर्थिक रूप से साम्राज्य खोखला हो चुका था। बिल्कुल। मनसबदारी व्यवस्था में संकट आ गया था। सूबेदारों ने अपनी अपनी स्वतंत्र रियासतें बनानी शुरू कर दी, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद। साम्राज्य अंदर से टूट रहा था। और फिर बाहरी हमले भी हुए। नादिर शाह का हमला 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और यहां से तख्ते तौस और कोहिनूर हीरा समेत बेशुमार दौलत ले गया। इस हमले ने, आप कह सकते हैं, मुगल सत्ता के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। इसके बाद तो मुगल बादशाह सिर्फ नाम के रह गए थे। जी, उनकी हुकूमत बस लाल किले की दीवारों तक सिमट गई थी। और फिर कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है 1857। हाँ, 1857 के विद्रोह में बागी सिपाहियों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। ये एक तरह से उस पुरानी सत्ता को जिंदा करने की एक आखिरी कोशिश थी। लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। बिल्कुल, विद्रोह को अंग्रेजों ने बेरहमी से कुचल दिया। बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया, और इसी के साथ उस महान साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत हो गया। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हमने बाबर के आगमन से लेकर अकबर के शासन को मजबूत करने, शाहजहां के कलात्मक ऊंचाइयों और फिर औरंगजेब के बाद साम्राज्य के पतन तक का सफर देखा। निचोड़ ये है कि मुगलों का प्रभाव सिर्फ शासन तक सीमित नहीं था। उनकी विरासत आज भी भारत की कला, संस्कृति, भाषा और वास्तुकला में जीवित है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी। हाँ, बिल्कुल।
हमारा खान पान, हमारा संगीत, यहाँ तक कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब पर मुगल दौर की गहरी छाप है। ये भारतीय पहचान का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। तो हम इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जरूर। क्या मुगल साम्राज्य का मूल्यांकन केवल शासकों की सफलता या असफलता के आधार पर किया जाना चाहिए, या फिर भारत की संस्कृति और समाज पर उनके उस स्थायी प्रभाव से जो आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है?